तो वहीं नोएडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल यहां महंगी पार्टी करने के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस ने एक में शहीद 3 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी के 26,000 रुपये और मकानों का ताला तोड़ने वाले औजार और घटना में प्रयुक्त ऑटो भी बरामद किया गया है। पकड़े गए चोरों में सूरज और काजल है, दोनों पति पत्नी बताई जा रही हैं और अपने साथी कुलदीप के साथ मिलकर वो शराब की ठेके को निशाना बनाया करते थे। शातिर चोरों को महंगी शराब और महंगी पार्टी करने का शौक था और इसी वजह से वो चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। चोरी की घटनाओं में आरोपी महिला काजल का अहम योगदान रहता था। ये दोनों ऑटो में बैठते हैं जिससे किसी को अंदेशा ना हो कि इसमें कोई संदिग्ध आदमी है। पूछे जाने पर ये पति और पत्नी अपने को बताते हैं और है भी पति पत्नी, और इसके पश्चात ये घटनाएं कारित करते हैं। इसी दौरान इनके द्वारा एक घटना और सूरत में भी कारित की गई थी। दोनों घटनाओं का खुलासा किया गया है। इनका आपराधिक इतिहास भी है। जो चोरी में पैसा गया था उनमें से 26,000 रुपये बरामद भी किए गए। सब कितने समय से कर रहे थे? ये पिछले कई वर्षों से कर रहे थे चोरी। जैसा कि आपराधिक इतिहास से पता चल रहा है कि 2017-18 से ही इसका सूरज का आपराधिक इतिहास है। इस बारे में हम लोग और गहन पूछताछ कर रहे हैं और ये पति पत्नी दोनों पहले से परिचित भी रहे हैं। शादी के पश्चात इनके द्वारा जो चूंकि ये लोग शराब पीने के शौकीन हैं, महंगी शराब पीने के शौकीन हैं, इसलिए ये लोग कैश चोरी करते हैं। मॉडल शॉप इंग्लिश को करते थे कि देसी ठेकों को करते थे? ये अभी तक जो ज्ञात हुआ है देसी ठेकों को भी करते थे। मौका पाए जाने पर ये हर जगह वारदात करते थे। तो ये शराब भी चोरी करते थे या पैसा चोरी करते थे? कैश चोरी पे इनका ज्यादा जोर रहता था, जैसा कि पूछताछ के दौरान इनके द्वारा बताया गया है। बाकी हम लोग इनके आपराधिक इतिहास से गहन पूछताछ और गहन जानकारी इकट्ठा। सर सूरज जो है कुछ काम भी करता कि केवल चोरी ही करता है? चूंकि इसका एक लंबा आपराधिक इतिहास है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसके द्वारा और कोई कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा पूछताछ के दौरान बताया भी नहीं गया है कोई कार्य करने। नोएडा में दबंगों का कहर देखने को मिला। मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने एक 60 साल के वृद्ध के साथ लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। वृद्ध इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना का वीडियो वेब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खेत की मेड़ निकालने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था और इस दौरान दबंग ने बुजुर्ग के साथ जमकर मारपीट की है। खेत की मेड़ निकालने को लेकर परिवार के ही लोगों ने मिलकर एक 60 साल के वृद्ध के साथ जमकर मारपीट की। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को मारहरा सीएससी में भर्ती करवाया। पीड़ित घायल के परिजनों ने थाना मारहरा पर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना मारहरा क्षेत्र के गांव खकरई का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे अब जालौन के, जहां पत्नी ने जीजा के साथ मिलकर मारपीट की। पीड़ित पति ने पुलिस को मारपीट की सूचना दी है। पत्नी ने अपने भाइयों और जीजा के साथ मिलकर पति को बुरी तरह से पीटा। पिता को बचाने आए बच्चों को भी थप्पड़ जड़ दिए। पीड़ित ने हालांकि पुलिस को इस घटना की सूचना दी। बच्चे और पीड़ित की माने तो घर में रखे 1 लाख रुपए झगड़े का कारण बने थे। आसपास के लोगों की मदद से बच्चे ने घायल पिता को अस्पताल में भर्ती करवाया। पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। जिले के जालौन कोतवाली क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। 3 समय पकड़ लो और दोनों पकड़ लो और हमारी औरत गई तो पैसे निकालना 1 लाख रुपये और जीवन मोड़ा न पकड़ो तो मोड़ा दो डंडा पीठ में। पापा आई मारने लगी। पापा खड़िया बैठे थे। फिर पुलिस आई थी? आई थी। पापा खड़िया बैठे थे, सीधे आकर पापा मारने लगे 5 जने। मैं मम्मी समय है पैसा ले गई 1 लाख है और प्राइमरी स्तर पे ये दिख रहा है कि ये फर्जी हैं या बिना किसी रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं या बिना मानकों को पालन करते हुए चल रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। किसके आदेश पर ये निरीक्षण किया गया था और सर टीम में कौन कौन था? इसमें यही है कि जब लास्ट वीक जो शिकायत हमें मिली थी हॉस्पिटल के संबंध में, उसी के संबंध में शिकायत ये आज इसमें किया गया था। तो मैं था और डिप्टी सीएमओ डॉक्टर हरीन बंसल थे, तो उसी क्रम में दिया था। दोस्तों, तो 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का आज फिर से प्रदर्शन देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के आवास के बाहर प्रदर्शन हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश के इम्प्लीमेंटेशन की मांग पर लगातार अभ्यर्थी अड़े रहे। अपना दल एस के कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान महिला अभ्यर्थी की तबियत भी बिगड़ गई। महिला अभ्यर्थी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें आप राजधानी लखनऊ की देख रहे हैं। अनुप्रिया पटेल के आवास के बाहर ये पूरा धरना प्रदर्शन देखने को मिला और इस दौरान एक महिला अभ्यर्थी की तबियत भी बिगड़ी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो फर्रुखाबाद के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक का शव रेलवे ट्रैक पर लोगों ने पड़ा हुआ देखा। मामले की जानकारी पर कोतवाली पुलिस सहित जीआरपी मौके पर पहुंची। मृतक सालेमपुर दूधेमई के मजरा
नट नगला निवासी बताया जा रहा है। युवक मंगलवार की सुबह पितौरा क्रॉसिंग के पास शौच के लिए वो गया हुआ था। ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक के बीच एक अधेड़ का शव पड़ा हुआ देखा। ग्रामीणों ने मेन गेट प्रमोद कुमार को इस बात की सूचना दी। सूचना पर गेटमैन प्रमोद कुमार मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई। पॉइंटमेंट रवि कुमार ने एक मेमो कोतवाली पुलिस और आरपीएफ को इस घटना की सूचना दी। सूचना पर कस्बा चौकी प्रभारी विद्यासागर तिवारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। आरपीएफ एसआई ओम प्रकाश सिंह और आजाद कुमार विश्वकर्मा मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। शव मिलने की सूचना के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव दुष्कर्म मामले में लगातार फरार चल रहा है और आपको बता दें कि अब नवाब सिंह यादव के भाई नीलू यादव ने गुपचुप कोर्ट में सरेंडर कर दिया। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सबूत मिटाने और आरोपी बुआ के साथ मिलकर झूठी गवाही में आरोपी बनाया गया था नीलू यादव पर पुलिस ने 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। और बता दें कि डीएनए रिपोर्ट मैच होने के बाद नवाब के रिव्यू पर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। नवाब सिंह यादव के छोटे भाई ने न्यायालय के सामने समर्पण किया। दुष्कर्म के मामले में पीड़िता के बयान लगातार बदलवाने के इस दौरान आरोप भी लगे थे। घटना के दूसरे दिन से ही वो फरार चल रहा था। पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। न हो पलट जाने के लिए और उसका मेडिकल ना हो, इसके लिए जो अभियुक्त नवाब सिंह यादव का जो भाई है नीलू, इसने बुआ को पैसे देने का आश्वासन दिया था, जिसमें हमने विवेचना की तो उसमें प्रकाश में आया कि कुछ पैसे इसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र भी किए गए हैं, जिसके आधार पे नीलू यादव को भी अभियुक्त बनाया गया। इसकी तलाश के लिए हमारी टीम लगी हुई थी। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी मेरे द्वारा घोषित किया गया था। हमारी लगभग 12 टीमें इसके विभिन्न ठिकानों पे लगातार दबिशें दे रही थी और उसी के चलते आज इसने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। अब हम इस केस में जल्द ही चार्जशीट लगाएंगे और फास्ट ट्रैक पे पैरवी करते हुए जल्द ही इसके कनेक्शन भी कराएंगे। तो ग्रेटर नोएडा में ओवरलोड वाहनों को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने टीमों के साथ गठन किया और परिवहन विभाग व एसडीएम ने हरियाणा से नोएडा ग्रेटर नोएडा आने वाले वाहनों पर अंकुश कसने के लिए लगातार अब कार्रवाई कर रही है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इस दौरान शिकायत भी की थी। परिवहन विभाग पर गंभीर आरोप लगे थे। आरोप है कि ट्रांसपोर्टर इलाहाबाद पहुंचते थे। हाईकोर्ट ओवरलोड को लेकर भी लगातार कोर्ट ने ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए निर्देश दिए थे। ओवरलोड वाहनों से अब तक लगातार पैसा भी वसूला जा रहा था। 1 करोड़ रुपए का भी जुर्माना परिवहन विभाग के अधिकारियों पर ओवरलोड वाहनों को चलवाने का आरोप लगा था। जिलाधिकारी ने एडीएम को भी जांच के आदेश दिए और जांच में पाए जाने वाले परिवहन विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई करने की अब बात सामने आई है। जहाँ से जनरली शिकायत आती है उन रूट्स पे औचक निरीक्षण करें और अगर ओवरलोड की शिकायत सही पाई जाती है तो उसमें कड़ी कार्रवाई करें। तो विगत कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी कार्रवाई, बड़ी संख्या में गाड़ियां पकड़ी गई हैं और लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू हमें अगस्त के महीने में ही प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, जहां से ओवरलोडिंग गाड़ियां आ रही हैं, वहां पर भी उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। तो आगे भी इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी और किसी भी दशा में ओवरलोड गाड़ियां सड़क पे न चले, हम लोग का प्रयास होगा। हमारे साथ हम पे दबाव बनाया जा रहा है पीआईएल वापस लेने के लिए। कुछ यहाँ के लोकल लोग हैं, कुछ ARTO की मिली भगत से हम पे प्रेशर बनाया गया है कि पीआईएल को वापस लो, नहीं तुम्हें मारने की धमकी भी दी जा रही है। ये हमारे अनिल चौहान साहब हैं सचिव, जिनके ऑफिस पे जाकर कुछ लोगों ने इन्हें गाली गलौज की है और प्रेशर बनाया है। तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सुपरटेक इको विलेज 2 में दूषित पानी से कुछ निवासियों के बीमार पड़ने की घटना को प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने गंभीरता से लिया है। सीईओ ने जलापूर्ति विभाग की टीम को तत्काल मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक SK मिश्र और वरिष्ठ प्रबंधक राजेश गौतम अपनी टीम को लेकर आज सुबह मौके पर पहुंच गए और जलापूर्ति नेटवर्क का जायजा लिया। प्रारंभिक तौर पर प्राधिकरण की तरफ से हो रही जलापूर्ति में किसी तरह की खामी नहीं मिली है, फिर भी टीम ने पानी का सैंपल ले लिया है। लैब से इसकी जांच करवाकर आगे की कार्रवाई होगी। प्राधिकरण की टीम ने इस दिक्कत पर निवासियों से बातचीत भी की। निवासियों ने भी टीम को बताया कि हाल ही में सोसाइटी के अंदर बने टैंक की सफाई कराई गई है, उसके बाद ही गंदे पानी की सप्लाई हुई है, जिसे अब पीने से लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। जलापूर्ति विभाग के महाप्रबंधक जितेंद्र गौतम ने बताया कि ग्रेटर नोएडा की सभी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को प्राधिकरण की तरफ से उनके
रिजर्वायर तक की सप्लाई की जाती है। सोसाइटी के निवासियों के घरों तक जलापूर्ति खुद बिल्डर या फिर एओ यानी कि अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन की तरफ से कराई जाती है। तो नोएडा सेक्टर 104 स्ट्रगलिंग मॉल के पास से लेकर सेक्टर 98 चौकी तक लंबा जाम लगा रहा और इसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान रहे। करीब 1 घंटे से भी ज़्यादा लंबा जाम रहा और यात्री इसमें काफ़ी फंसे रहे। रेंग कर लगातार वाहन चल रहे थे। हालांकि आपको बता दें कि लगातार सड़क दुर्घटनाओं की वजह से भी यहाँ पर जाम लगा रहता है। मौके पर मौजूद यातायात पुलिस जाम खुलवाने में जुटी रही। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 104 रोड की ये पूरी घटना, ये तस्वीरें आप नोएडा 104 रोड की देख रहे हैं, जहां पर आज सुबह वाहनों की लंबी कतारें थी और पुलिस प्रशासन इस जाम को खुलवाने में जुटा रहा। तो बात करेंगे ग्रेटर नोएडा की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे एक युवक का शव पड़ा मिला। हत्या किए जाने की आशंका जताई गई है। मृतक के सिर पर चोट के निशान मिले। स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र इलाके के कंटेनर डिपो के बाहर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का खून से लथपथ शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस ने कोतवाली नगर में अज्ञात में हत्या की एफआईआर दर्ज कराई। सीढ़ियों पर खून से लथपथ व्यक्ति का शव मिला था। घटना की सूचना पर पहुंची थाना कोतवाली नगर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के हाउस के लिए भेज दिया है। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के बाबूगंज का रहने वाला बताया जा रहा है मृतक नीरज शर्मा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के कारण का खुलासा हो सकेगा, ये हत्या है या फिर आत्महत्या। एटा कोतवाली नगर पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया है। एटा के थाना कोतवाली नगर के बाबूगंज मार्केट की ये पूरी घटना है। दिव्या, दोपहर में कोतवाली नगर को ये सूचना प्राप्त हुई कि नीरज शर्मा नाम का व्यक्ति जो लगभग 50 वर्ष जिसकी उम्र है, सीढ़ियों से गिर करके जो है उसकी मृत्यु हो गई। सूचना पे जो है तत्काल जो है चौकी इंचार्ज मौके पे गए, पंचनामा भर करके भेजा गया और उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से आया है कि उसके जो है गले पर जो है इंसाइड वुंड है और हम अधिकारियों द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल के निरीक्षण और चोटों की प्रकृति को देखते हुए प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होता है, लिहाजा थाने पर जो है हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है।